जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज फिर एक बार एक नई दवाई के साथ, एक नई दवाई के इंडिकेशन, कुछ बातें। जिस तरह से हम हर रोज कुछ बातें करते हैं, तो एक मुलाकात आपके साथ मैगकाब के जरिए। तो कब कब मैगकाब सोचना है, कब कब मैगकाब देना है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन नहीं है। हमने आपको यही बताया कि धीरे धीरे अब हम आपको लेवल 2 की ओर गाइड कर रहे हैं कि जहां फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन नहीं है। आपको वो 20-25 पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन सोचना तो आ गया है, लेकिन अब कौन कौन सी मेडिसिन, किस किस मेडिसिन के साथ सोचनी है। तो इसीलिए हम आज मैगकाब क्या कहती है, तो कौन कौन से इंडिकेशन है, कब कब मैगकाब सोचना है, कब कब मैगकाब देना है। तो हर रोज जिस तरह से हम मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं, उसी तरह से फर्स्ट इंडिकेशन इज थर्मल इंडिकेशन, मैगकाब। चिली मिले तो सोचना है, चिली इज वन इंडिकेशन फॉर मैगकाब। अगेन सेकंड इंडिकेशन इज थर्स्टी, थर्ड इंडिकेशन इज वांट्स टू कवर, ड्रेड ऑफ एक्सपोजर येट वांट्स ओपन एयर। आपके पास कोई मरीज आता है, डॉक्टर साहब ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, ना हो, कुछ भी हो, हम सोते हैं तो पूरा सिर से लेके पांव तक ओढ़ के ही सोते हैं, कवर तो चाहिए ही चाहिए। पता चल रहा है? आपके पास मरीज आया, आके बोलता है सर्दी हो गया है, नाक में से पानी निकल रहा है, पूरा कवर चाहिए। और वैसे सर्दी में कब आराम होता है, तो जब थोड़ी खुली हवा होती है ना, तो आराम होता है। तो वहां पे मैगकाब सोच सकते हैं। इसके साथ दूसरा कौन सा मेडिसिन सोचना है? पल्सेटिला, नक्सवोमिका। तो इस तरह से नक्सवोमिका और पल्सेटिला के साथ साथ अब मैगकाब भी सोचिए। एक एक सिम्टम के ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 दवाइयां सोचनी है। और जब पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बने, सिम्टम का टोटालिटी बने, तो ऐसा 1 या 2 ही मेडिसिन होएगा जो पूरे का पूरा टोटालिटी कवर करेगा। बस वही मेडिसिन हमें देना है। यही होम्योपैथी है। लॉ ऑफ सिमिलिया है ही क्या? लॉ ऑफ सिमिलिया का मतलब भी यही होता है ना। क्या? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंसर, मतलब कि जो सिम्टम्स मरीज के अंदर मिलते हैं, तो हमें उस मरीज को ऐसी दवाई देनी है जो हेल्दी ह्यूमन में वैसे ही सिम्टम प्रोड्यूस करे। तो मरीज के अंदर मिलता है कि वांट्स टू कवर एंड डिजायर फॉर ओपन एयर, चिली एंड थर्स्टी। तो ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो इतने सिम्टम मरीज के अंदर पैदा करती हैं हेल्दी ह्यूमन के अंदर? तो पल्सेटिला है, नक्सवोमिका है, और अब आज से हमें पता चला मैगकाब भी है। स्टूल ग्रीन, फ्रॉदी, व्हाइट लम्प्स फ्लोट लाइक टेलो और वाटरी स्टूल। अब ग्रीन और फ्रॉदी स्टूल कब मिलेगा हमें? स्पेशली डिजेंट्री के अंदर और डेंटिशन के दौरान। जब बच्चे को डेंटिशन है, नए दांत आ रहे हैं, तो उस दौरान उसको जो डायरिया हो जाता है, तो उस डायरिया के अंदर हमें ग्रीन स्टूल मिलता है। और वहां पे अगर ग्रीन स्टूल मिलता है तो हम कैमोमिला सोचते हैं। ज्यादातर हमारे अनुभव की बात करें तो उन कंडीशन के अंदर हमारा कैमोमिला का प्रिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन अब से धीरे धीरे उस कंडीशन के अंदर मैगकाब भी सोचना है। आपके पास एक बच्चे को लेके आए, देखा तो बच्चे का डायपर में उसकी मम्मी ने बताया कि देखो अभी वापस डायरिया हो गया, देखा तो ग्रीन फ्रॉदी स्टूल मिला आपको। अब आप देखते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि कैसा है ये, बच्चे रात को सोता है तो ओढ़ना रखता है कि निकाल देता है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, पूरी रात ओढ़ा ही रहता है। तो आपका मेडिसिन कौन सा होना चाहिए? मैगकाब। इंडिकेशन मिले तो वहीं पे होम्योपैथी है। पेन, न्यूरालजिक, इनसपोर्टेबल, एग्रावेशन ऑफ लेफ्ट साइड, न्यूरालजिक पेन। तो कौन कौन से पेन न्यूरालजिक पेन होते हैं? साइटिका है, न्यूरालजिया है, स्पेशली ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया। तो ये सब पेन न्यूरालजिक पेन होते हैं। लॉस ऑफ वो लॉर्डोसिस, जब कंप्रेशन ऑफ रूट्स, इन सब के अंदर न्यूरालजिक पेन्स होते हैं। हाँ, और यहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, अगर टो पे अगर इंजरी होती है तो वो पेन होता है, वो भी न्यूरालजिक होता है। और दैट इज अ डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ हाइपेरिकम। तो अब जब न्यूरालजिक पेन मिल रहे हैं तो हाइपेरिकम के साथ साथ
मैगकाब भी सोचा जाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन आफ्टर मेंटल शॉक और नर्वस स्ट्रेन, मतलब कुछ भी मेंटल शॉक हुआ उसके बाद कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ है। डॉक्टर साहब वैसे तो कुछ नहीं था लेकिन एग्जाम में फेल हुआ ना, वो न्यूज़ सुनने के बाद ही कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ है। शायद उस एंगेजमेंट टूट गई ना, उसके बाद ही कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ है। तो वहां पे डिसअपॉइंटेड लव नहीं लेना है, दैट वाज शॉकिंग न्यूज फॉर हिम और हर। तब एलिमेंट्स फ्रॉम एग्जामिनेशन फेलियर नहीं लेना है। हम क्या ले लेते हैं, परिस्थिति ले लेते हैं। परिस्थिति नहीं देखना है, उस परिस्थिति के अंदर वो मरीज क्या महसूस करता है वो देखना है हमें। अब धीरे धीरे हम आपको मेंटल की ओर लिए जा रहे हैं और पहला मेंटल हमें वही सीखना है, कॉजेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम। परिस्थिति तो हुई, 5 लोग एग्जाम में फेल हुए, लेकिन इसको क्या लगा, शॉक लगा, मैं फेल हो गया। और उसके बाद इसका कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ है, तो मैगकाब सोची जा सकती है। और नर्वस स्ट्रेन, सेंसिटिव टू लीस्ट नॉइस, लीस्ट टच, लाइट, ओवर सेंसिटिव है, लाइक नक्सवामिका, सिमिलर जा रहा है ना, कॉन्स्टिपेशन, फेलियर, शॉक, ओवर सेंसिटिव, वांट्स टू कवर, ओपन एयर डिजायर, चिली, थर्स्टी, नक्सवामिका के साथ मेडिसिन चल रहा है। तो जब जब नक्सवामिका अगर कहीं पे भी टोटालिटी के अंदर हमें नक्सवामिका मिलता है तो वहीं पे मैगकाब भी थोड़ा सोचना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं नहीं नक्सवामिका ही है, इवन एग्रावेशन लेफ्ट साइड मिलता है तो नक्सवामिका में भी लेफ्ट साइडेड अफेक्शन मिलेगा। तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं क्योंकि नक्स ने हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिए होते हैं, नहीं नक्सवामिका ही है। लेकिन फिर क्या, अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो केस को रीएवेल्युएट कीजिए और उसके बाद मैगकाब सोचिए। सोर थ्रोट बिफोर मेंसिस अपीयर, अब सोर थ्रोट होएगा तो भी मैगकाब सोचना है और बिफोर मेंसिस एनी कंप्लेंट होएगा हमें मैगकाब सोचा जाना चाहिए। आपके पास कोई मरीज आता है, डॉक्टर साहब पूरा पैर दुख जाता है, लेकिन कब, महावारी आने से पहले ही, और थोड़ा कब जैसा भी लगता है, चिली है, तो वहां पे मैगकाब सोची जानी चाहिए। हर बार सिर्फ मेंसिस बिफोर एग्रावेशन लेके सेपिया नहीं देना है। हनीमैन हमें यह सिखा रहे हैं कि मेडिसिन कोई भी आ सकती है, पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो, सिम्टम कैसे भी मिले, लेकिन पूरा टोटालिटी जहां पे गाइड करेगा वो मेडिसिन आएगा। हाँ, सेपिया के अंदर मेंसिस बिफोर आफ्टर एग्रावेशन है, लेकिन हर बार उसी सिम्टम के ऊपर वजन देके सेपिया ही प्रिस्क्राइब नहीं करना है, पूरा टोटालिटी लीजिए। और टोटालिटी में अगर मैगकाब आता है तो वहां पे मैगकाब भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। नर्सिंग चिल्ड्रन पासिस अनडाइजेस्टेड मिल्क विथ स्टूल, अब मिल्क के साथ इसका बहुत लेना देना है, पता चल रहा है मैगकाब का, स्पेशली मैग्नीशियम ग्रुप का पूरा। अब अगर आप ग्रुप स्टडी ऑफ द मटीरिया मेडिका करते हैं तो इट इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ द मैग्नेशिया ग्रुप। क्या, मिल्क एग्रावेशन, मिल्क एवर्जन, मिल्क पच ही नहीं पाता है। जब जब मिल्क, दूध या दूध का कोई आइटम खाते हैं डॉक्टर साहब, दूसरे ही दिन हमें डिसेंट्री हो जाता है, दूसरे ही दिन हमें डायरिया हो जाता है। तो आपके पास एक पेशेंट आए, डॉक्टर साहब दूध तो खाया ही नहीं जाता, अगर दूध भूल से भी आ गया तो दूसरे ही दिन डायरिया हो जाता है और ग्रीन डायरिया आता है, मरीज चिली है, तो आपका मेडिसिन कौन सा होगा, मैग का। और छोटे बच्चे को अगर आपके पास लाया गया, जो बेबी है, छोटा बच्चा है, अभी फीडिंग कर रहा है, लेकिन आपके पास आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए ना, इसको डायरिया कम ही नहीं हो रहा है, डायरिया पे डायरिया ही हो रहा है, ग्रीनिश डायरिया है, और डायरिया देखा तो उसके अंदर व्हाइट लम्प्स फ्लोट कर रहे हैं, यानी कि जो दूध है वो ऐसे ही अनडाइजेस्टेबल मिल्क पार्टिकल्स निकल जा रहे हैं। ऐसा भी अगर डायरिया में मिलता है तो वहां पे भी मैगकाब सोचा जाना चाहिए, चाहे टीथिंग हो चाहे ना हो, उससे दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे सिम्टम मिले तो वहां पे मैगकाब सोचना है। डिस्चार्ज ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड वाइल पासिंग फ्लेटस, कितना पिक्यूलियर है। फ्लेटस पास करते समय प्रोस्टेटिक फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाता है, तो वहां पे कौन सा मेडिसिन सोचना है, मैगकाब। ड्यूरिंग प्रोस्टेटिक
ड्यूरिंग पासिंग फ्लैटस अगर कुछ भी कंप्लेन होती है तो भी मैककाब सोचना है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है तो भी मैककाब सोचना है। अभी हमारे पास एक मरीज थे जिनका ड्यूरिंग स्टूल सीमेन डिस्चार्ज हो रहा था, तो कौन सा मेडिसिन है उसमें? यस, मैककाब सोच सकते हैं। सिलेनियम है, एसिड फोर्स है, हमने उनको एसिड फोर्स प्रिस्क्राइब किया है। सो हमें पूरे केस के अंदर क्या देखना है? व्हाट इज पिक्यूलियर, व्हाट इज अनकॉमन, व्हाट इज क्वेयर, व्हाट इज रेयर, पता चल रहा है? उसी के ऊपर हमारी आंखें गड़ी होनी चाहिए। केस में जितना भी पूरा वो मरीज आपको बताएंगे डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि मेरे घर में हम 4 भाई थे, वो हमारा ऐसा था, फिर पापा का ये हुआ वो हुआ, फलाना ढिकना सब कुछ बताएंगा। उसमें से हमें क्या, हमारी आंखें कहाँ पे होनी चाहिए कि डॉक्टर साहब मैं जब भी फ्लैटस पास होती है ना तो थोड़ा पानी जैसा निकल जाता है, हाँ ये रेयर है, पकड़ लो इसको। और मेडिसिन तो ऐसी ही होनी चाहिए जो ये सिम्टम कवर करे। चाइल्ड रिफ्यूज मदर्स मिल्क, मिल्क पासिस अनडाइजेस्टेड। अब चाइल्ड को बार बार मिल्क पीने के बाद अगर डायरिया हो रहा है तो उसको मालूम है कि इसी की वजह से डायरिया होता है, तो वो मदर्स मिल्क को रिफ्यूज करेगा। सो मिल्क एग्रावेशन में भी मैककाब सोचा जाना चाहिए, मिल्क एवर्जन के अंदर भी मैककाब सोचा जाना चाहिए। तो चाहे दिक्कत कोई भी हो, अब हमारे पास एक मरीज आए थे जिनको एक्ने का दिक्कत था, पिंपल्स था। और कैसे पिंपल्स का कौन सा मेडिसिन होता है? यस, वेरी गुड, नहीं होता है। पिंपल्स के लिए मेडिसिन ही नहीं होता है। हमारे पास मेडिसिन होता है उस पर्सन के लिए जिसको पिंपल्स हैं। सो हम भी उसको देख के कालीब्रॉम ही सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि पूरे फेस पे पिंपल्स, बैक पे पिंपल्स, चेस्ट पे पिंपल्स, आर्म्स पे पिंपल, शोल्डर पे पिंपल्स, पूरे बदन पे पिंपल्स पिंपल्स ही थे। चिली था, थोड़ा फैटी था, कवर डिजायर, और स्पेशली जो कीनोट सिम्टम हमें मिला वो सिम्टम था मिल्क एवर्जन। दूध तो मैं जन्मा हूं तब से नहीं पीता हूं, स्ट्रॉन्ग मिल्क एवर्जन, और हमने उनको मैककाब प्रिस्क्राइब किया। केस है इनिशियल डेज ऑफ माय प्रैक्टिस, जब हमने शुरू किया था तब का। दूसरे ही महीने पेशेंट 1 महीने के बाद आया, सारे के सारे पिंपल्स का है। सो दिस इज अ पावर ऑफ सिमिलिमम। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उसको कालीब्रॉम देते तो रिजल्ट नहीं मिलता, मिल सकता है, लेकिन हनीमैन क्या कहते हैं? देयर इज नो मेडिसिन फॉर पैथोलॉजी, देयर इज नो मेडिसिन फॉर डिसीज, there is no medicine for syndrome, there is no medicine for condition, there is medicine for totality of the symptom, portrait of the disease। एपोरिज्म नंबर 6 के अंदर जो लास्ट वर्ड दिया गया है उसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज। माने कि आपको जो भी पूरे का पूरा केस मिला, उस केस में से जो भी पिक्यूलियर सिम्टम मिले, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 15 हो, चाहे 25 हो, चाहे मेंटल हो, जनरल हो, फिजिकल जनरल हो, चाहे फिजिकल पर्टिकुलर हो, मोडालिटी हो, जनरल मोडालिटी हो, पर्टिकुलर मोडालिटी हो, एलिमेंट्स फ्रॉम कॉजेशन, थर्स्ट, स्वीट डिजायर, एवर्जन, कुछ भी सिम्टम हो, उन सिम्टम का जो टोटालिटी बनता है उसको कहते हैं पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज। और वो टोटालिटी जिस मेडिसिन के साथ मैच करेगा, हमें मरीज को वो मेडिसिन देना है। पोटेंसी का कार्यक्रम तो हमने पहले से सोच रखा है, स्टार्ट विथ 30, गो टू 100, देन 1 m। सो वो तो हमें दिक्कत है ही नहीं। अब हमारा गोल क्या है? मेडिसिन तक पहुंचना, और उसके लिए क्या करना पड़ता है? केस टेकिंग। सो हमने उसके भी व्याख्यान लिए हैं, केस टेकिंग के भी व्याख्यान हैं यूट्यूब के ऊपर। सो किसी भी चीज को अगर आपको सीखना है तो उसके लिए साधना करती पड़ती है। साध्य और साधक के बीच जो रास्ता होता है उसे साधना कहा जाता है। तो साधना का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रिपीटेडली करना, बार बार करना, इतनी बार करना कि वो अब आपकी आदत बन जाए, और उसके बाद आपके लिए सीखने के मार्ग खुल जाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से सिम्टम्स हैं? सोर स्मेल ऑफ द बॉडी, स्वेट, स्टूल एंड वॉमिटिंग। मतलब एनी डिस्चार्ज इज सोर। कैसा? खट्टा। अब ऐसे तो नहीं करेंगे, ला तेरा पसीना कैसा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, ऐसे तो नहीं करना है। हमारे यहाँ थे
एक साइंटिस्ट आए नए नए, तो उस साइंटिस्ट ने अपना एक असिस्टेंट रखा। अब गांव में तो बहुत असिस्टेंट मिलते नहीं, तो एक कम थोड़े पढ़े लिखे असिस्टेंट मिले उनको, तो वो थोड़े ज़्यादा ही होशियार थे। तो साइंटिस्ट ने उनको सिखाया कि किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, हमें उसका टेस्ट करना है। कैसे? पहले उसको देखो, ऑब्जर्व करो, फिर क्या, फिर उसको सूंघो, फिर उसको टेस्ट करो और उसके बाद मानो कि वो क्या चीज़ है। तो एक बार वो असिस्टेंट अपनी लैब से बाहर निकले, कुछ पड़ा हुआ था तो उन्होंने देखा, सूंघा, फिर ऐसे करके मुंह पे लगाया। ओ अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, ये तो गोबर है, नहीं तो मेरा पाँव इसमें फिसल जाता। सो ऐसा नहीं करना है हमें। और कौन सी मेडिसिन है सौर चाइल्ड के लिए? वेरी गुड, अनदर मेडिसिन इज मैक्का। देयर इज नो मेडिसिन फॉर सौर चाइल्ड, देयर इज मेडिसिन फॉर द टोटलिटी ऑफ द डिसीज। एक सिम्टम के ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करना है। हम आपको बार बार यही सिखा रहे हैं, रिलाई ऑन टोटालिटी। उस तरह से याद रखते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, वाइवा में बोलते हैं, वो चीजें सब अलग हैं। लेकिन अगर आपको खट्टी वास वाला चिल्ड्रन मिले तो उसको रूम मत देना, पहले केस लेना, और केस लेने के बाद अगर टोटालिटी मिले तो ही रूम देना। ये सीखना है हमें। इम्पेशन नहीं होना है, धैर्य नहीं खोना है कि नहीं मैंने पढ़ा था खट्टा चाइल्ड मतलब रूम दे दो। नहीं होता है, मिस कर जाएंगे। कुछ केसेस के अंदर रिजल्ट भी मिलेंगे। जिस तरह से हमें क्या होता है, एसिडिटी, नक्सवामिका दे दो, ऐसा नहीं होता है। केस लीजिए, इंडिकेशन फाइंड आउट कीजिए और उस इंडिकेशन पे जो भी मेडिसिन है, फिर नक्सवामिका है तो दो, थप्पा लगा के नक्सवामिका दो, लेकिन विदाउट प्रोसेस मत दो। जिस तरह से अगर कोई बंदे जा रहा है और शमशान के आगे ही उसका डेथ हो गया, तो क्या वहां से डायरेक्ट शमशान ले जाके नहीं अग्नि संस्कार करना है ना? उसके घर ले जाएंगे, पूरे का विधि करेंगे, उसके बाद वहां से लेके जाके शमशान जाके अग्नि संस्कार करेंगे। ये प्रोसेस है। उसी तरह से आपको चाहे 2-3 इंडिकेशन ऐसे ही ऑब्जर्वेशन में से मिल गए तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करना है, प्रोसेस पूरा होना चाहिए। केस लेना, टोटालिटी बनाना, और टोटालिटी के ऊपर से, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज के ऊपर से वो जिस मेडिसिन का आए वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। हम ये सिस्टम को बाईपास करने का कोशिश करते हैं। हमें शॉर्टकट्स चाहिए, क्योंकि इंसान क्या है, आलसू प्राणी है ना, उसको शॉर्टकट्स चाहिए। देयर इज नो शॉर्टकट। सत्य के कभी शॉर्टकट नहीं होते हैं। सत्य जो है वो है। आप कितना भी चाहें, सूरज अगर सुबह 7 बजे निकलने वाला है तो वो 7 बजे ही निकलेगा, वो आपके चाहने से 6:30 बजे नहीं निकलने वाला है। आज अमावस्या है तो अमावस्या ही रहेगी, आप चाहते हैं इसीलिए पूर्णिमा नहीं बन सकती है। उसी तरह से उस बंदे का, उस मरीज का उस टाइम पे जो सिमिलिमम है वही रहेगा। आपने गलत इंडिकेशन परसीव किया है या 1-2 इंडिकेशन के ऊपर से गलत मेडिसिन दे देते हैं तो क्योर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सिस्टम सीखना है और ये सिद्धांत है। सिद्धांतों के ऊपर जितना बिलीव करोगे उतना अच्छे से अच्छा रिजल्ट पाएंगे। डिफरेंस होता है ना, देयर इज प्रैक्टिस विथ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड प्रैक्टिस विथ होम्योपैथिक लॉस। किसी भी नियम के बिना कोई भी होम्योपैथिक दवाई दे देना, वो होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग है, वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं है, वो होम्योपैथिक सिद्धांतों का प्रयोग नहीं है। हम आपको जो बार बार बात करते हैं उसमें दवाई बताते हैं, लेकिन प्रयोग सिद्धांतों के द्वारा करवाते हैं। ये गुरुकुल का अनुभव है। हमने यही सीखा है अपने गुरुओं से, मास्टर हनीमैन से, और यही हम आपके तक पोस्टमैन की तरह पहुंचा रहे हैं। कि हमें क्या लगता है, टीथिंग चिल्ड्रन आया जिसको दांत आ रहे हैं, उसमें से खट्टा बास आ रहा है मतलब रूम दे दो। नहीं, मैक्काब आ रहा है ना, तो व्हाई नॉट मैक्काब? पता चल रहा है? चाहे स्टूल हो वो भी खट्टी बास वाला, वॉमिट भी खट्टी बास वाली, बहुत मिलेगा। दूध पिएगा उसके बाद खट्टी बास वाली वॉमिट होएंगी, इट इज कॉमन नाउअडेज। और वहां पे भी मैक्काब सोचा जा सकता है। सोचना है, दूसरे इंडिकेशन मिले तभी देना है। खट्टी बास वाली वॉमिटिंग मनोज सर ने बताया था, ले मैक्काब खा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पता चल रहा है? सिस्टम इज सिस्टम। और ये सब क्या है? सिद्धांत है। और सिद्धांतों के ऊपर क्या होता है? फिलोसॉफी है ना। फिलोसॉफी को क्या कहा जाता है? हम उस देश में जन्मे हैं, उस भूमि की संतानें हैं जिसने फिलोसॉफी के ऊपर कई हजारों सालों तक काम किया है। बहुत अच्छे अच्छे
ग्रंथ हैं हमारे पास जिसमें फिलोसॉफियां दी गई। तो फिलोसॉफी में क्या करते हैं, उपनिषद के अंदर क्या होता है, संवाद है ना, शंका होती है शिष्य को और गुरु उसकी शंका का समाधान करते हैं। अल्टीमेटली वो दोनों क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और चर्चा में से क्या निकलता है, सत्य। वो चर्चाएं इसीलिए की जाती हैं कि सत्य क्या है। यही फर्क है चर्चा और दलील के बीच में। दलील कोर्ट में होती है ना, आर्ग्यूमेंट, तो वो किस लिए होती है, वो सत्य क्या है ये फाइंड करने के लिए नहीं होती है, वो सच्चा कौन है ये साबित करने के लिए होती है। तो उपनिषद पूरे चर्चा से भरे हुए हैं और ज्ञान का मतलब क्या होता है, चर्चा करना, चर्चा के बाद चर्या करना। बातें सिर्फ बातें करनी नहीं होती, हमें सिर्फ यहाँ बातें नहीं करनी है। अब इस ज्ञान को जब क्लिनिक में मौका आए तो उसके ऊपर चर्या भी करनी है, उसका आचरण भी करना है। तो यही ज्ञान के लक्षण है और आचार्य उसी को कहा जाता है जिसके आचरण से सीखा जा सके। और कल ही हम क्रॉनिक डिसीज पढ़ रहे थे, मास्टर हनीमैन का बुक, और उसमें उन्होंने क्या किया है, बैठे बैठे बुक नहीं लिख दिया है, अपना 30-35 सालों का अनुभव का निचोड़ उसके अंदर लिखा है कि हमने ऐसे ऐसे किया, हमारे फॉलोअर्स ने, हमारे फ्रेंड्स ने ऐसा किया और हमें ये अनुभव मिला। इस सब से हम इस कंक्लूजन के ऊपर आए हैं कि ऐसा करेंगे तो हमें अच्छे और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उन्होंने प्रीफेस ऑफ 3rd एडिशन ऑफ क्रॉनिक डिसीज, शायद हम भूल नहीं रहे हैं तो, उसके अंदर वाटर पोटेंसी के बारे में समझाया है कि जब एक्यूट्स और बहुत एक्यूट्स, सब एक्यूट्स, ऐसे जो डिसीज कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या करना है कि एक पैलेट या कुछ पैलेट मेडिसिन के, ड्राई मेडिसिन के लेने हैं और उसको थोड़े वाटर के अंदर डिजोल्व कर देना है। उसके बाद हर आधे घंटे, एक घंटे, 10-10 मिनट जब भी आपको रिपीट करना हो तो उसमें से एक स्पून रिपीट करना है। इसको बोलते हैं डोज, डिवाइडेड डोजेस। तो हनीमैन ने क्या कहा, ये कहा कि ड्राई डोज से रिजल्ट तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर उससे भी अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो हमें इस तरह से प्रयोग करना है। उन्होंने क्या कहा है, अपने अनुभव बताए हैं ना, तो उसी तरह से उनके जो अनुभव थे वो हमने लिए और वो अब आप तक पहुंचा रहे हैं। सो पूरे का पूरा टोटालिटी बनाइए। आप कहीं पे भी स्टॉलवर्ड्स के प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो मुझे लगा कि ये मैककाब है, ऐसा नहीं आएगा। मुझे लगा कि सेपिया है तो मैंने सेपिया दिया, ऐसा नहीं आएगा। उनके पास फर्म टोटालिटी होगा। क्यों? क्योंकि वो टोटालिटी में मानते हैं और यही फिलॉसफी है, यही बिलीफ सिस्टम है, मान्यताओं का विज्ञान कहा जाता है इसको। पता चल रहा है, कई लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं कि किसी बाबा के पास जाते हैं, वो कुछ पुड़िया बांध के देते हैं और उनको अच्छा हो जाता है। बाबा की पुड़िया में कौन सा जादू होता है? बिलीफ होती है कि नहीं, बाबा के पास जाएंगे ना तो अच्छे हो जाएंगे। उस बिलीफ के कारण उनका साइकोलॉजिकल फैक्टर वर्क करता है और वो अच्छे हो जाते हैं। पेशेंट को इतनी बिलीफ हो कि ना हो कि इस डॉक्टर के पास हम दवाई लेंगे तो हमें अच्छा हो जाएगा, लेकिन बिलीफ हमारा स्ट्रांग होना चाहिए कि हम होम्योपैथी के स्टूडेंट हैं, हम मास्टर हनीमैन के फॉलोअर्स हैं और पूरे होम्योपैथी के सिद्धांतों के बेस रहे कि हमने प्रिस्क्रिप्शन किया है, इस पेशेंट को अच्छा होना ही चाहिए और होएगा। आपका बिलीफ जितना स्ट्रांग होएगा उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए। जब बिलीफ स्ट्रांग होगा ना तभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर भी आप धैर्य रख पाएंगे। एक केस था, किनका था वो हमें नहीं मालूम है, वो टाइफाइड फीवर का केस था शायद। हर रोज विजिटिंग के लिए जाते और चले आते, सिर्फ सेकलेक देते। उनका असिस्टेंट ने पूछा, साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हर रोज विजिटिंग में हम जाते हैं लेकिन आप कोई मेडिसिन ही नहीं देते हैं, सेकलेक दे के आ जाते हैं। उन डॉक्टर ने 7वें दिन गए और फिर तब उनको जाके कुछ पिक्यूलर सिम्टम मिले और उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। तो उनके कहने का क्या मतलब, धैर्य रखो, जब तक कंफर्म नहीं हो धैर्य रखो, धीरज रखिए, बी पेशेंट। मगर उनको होम्योपैथी के सिद्धांतों के ऊपर विश्वास था कि नहीं, अब जो मेडिसिन आया ना लगेगा। तो आपको भी इतना विश्वास होना चाहिए कि पूरे का पूरा केस लिया है, अच्छे से अच्छा टोटालिटी बनाया है, अब जो मेडिसिन आया है वो दे रहा हूं, मतलब यही मेडिसिन है। कई बार फेल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ मेडिसिन नहीं करना है, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोटेंसीज नहीं करना है। एक बार एक मेडिसिन दिया तो हर अवेलेबल पोटेंसी के अंदर ट्राई कर लीजिए। आपने ऐसे तो दिया दे नहीं दिया है ना, टोटालिटी के बेस दिया है, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो जरूर मिलेगा। और क्या इफेक्ट मिलेगा?
तो उसके लिए आपका होमवर्क है कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशन, सब पढ़िए और हमें बताइए, अपने संयोजक को होमवर्क करके भेजिए। बहुत कम लोग हैं जो अभी होमवर्क कर रहे हैं, बिना होमवर्क के कुछ नहीं सीखने को मिल सकता। इमेसिएशन, चिल्ड्रन विल नॉट थ्राइव। इमेसिएशन का मतलब वेट लॉस। तो क्यों वेट लॉस हो रहा है? क्योंकि वो माँ का दूध पी रहा है, दूध उसको पच नहीं रहा है तो डायरिया होएगा, डायरिया होएगा तो क्या होएगा, पूरा प्रोटीन उसमें निकल जाएगा, इसीलिए उसका इमेसिएशन होता है। सो अगेन अनदर इंडिकेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। इसके बाद भी अगर दिक्कतें शुरू होती हैं तो वो भी वहां भी मैककाब सोचा जा सकता है। फ्रीक्वेंट सडन स्टैमरिंग ऑफ द स्पीच, तो ऐसे केसेस के अंदर स्ट्रेमोनियम, बेलाडोना, ये मेडिसिन फ्रीक्वेंटली आते हैं, लेकिन उनके साथ साथ मैककाब भी सोचना है। मेंसिस विस्किड लीव्स फास्ट ट्रेन, मतलब कैसा होता है? स्टेन करता है और तेल जैसा चिकना। मेंसिस नहीं, कोई भी डिस्चार्ज। इसको फिर से बोनीगुसेन लगाइए। बोनीगुसेन क्या कहते हैं? What is true for part, it is true for all। मतलब उसका सलाइवा कैसा होगा? यस, कैसा? यस, चिकना। उसका पर्स्पिरेशन कैसा होगा? अगेन चिकना। सीमेन, मेंसिस, ल्यूकोरिया, पस हुआ तो पस भी कैसा होगा? पता चला? अगर कहीं से भी ये एक इंडिकेशन मिलता है तो वहां पे भी मैककाब सोचना है। फेंटिंग, स्पेल्स एट ईच मेंस्ट्रुअल पीरियड, हर बार मेंसिस के दौरान फेंट हो जाना, अगर ऐसा मिलता है तो वहां पे भी मैककाब सोचना है। अभी बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, क्यों आ रहे हैं? मेंसिस तो बहुत सालों से, आदम और ईव थे तब से है, तो क्यों नहीं होता था और सडनली पिछले कुछ 15-20 सालों के अंदर यस यस, वेरी गुड। और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर फेमिनिज्म को रिजेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए ये भी आपके लिए एक होमवर्क है, जिनको इंटरेस्ट है वो कीजिए। एपिस्टेक्सिस फ्रॉम वॉशिंग फेस, दूसरा कौन सा मेडिसिन आएगा? फेस वॉश करते समय एपिस्टेक्सिस होता है, एमोनकाप, वेरी गुड, तो वहां पे भी सोचा जाना चाहिए। और तीसरा फॉस्फोरस, लेकेसिस, ये सब मेडिसिन आएगा। तो अगेन इसको कैसी टेंडेंसी बोल सकते हैं? हेमरेजिक टेंडेंसी, ब्लीडिंग टेंडेंसी। कहीं से भी अगर ब्लीड होता है तो वहां पे भी मैककाब सोचा जाना चाहिए। ट्यूबरकुलर स्टेट, टायर्ड ऑन वॉकिंग एंड लूजिंग फ्लैश, मसल्स फ्लैबी, थोड़ा भी चलने पे थक जाते हैं और ट्यूबरकुलर स्टेट है। तो अभी अभी जो डिसीजेस हैं वो डिसीज चले जाने के बाद पेशेंट को बहुत वीकनेस लगता है और चलने पे तुरंत थक जाता है, उसको कुछ काम करने का मन नहीं होता है, और अगर उसको दूध अच्छा नहीं लगता है तो योर मेडिसिन कैन बी मैककाब। पता चल रहा है? अगर उसका मेंसिस विस्किड है, स्ट्रेनिंग कर रहा है और उसको एक्यूट डिसीज है, वो चले जाने के बाद बहुत वीकनेस है और चलने के बाद थकान महसूस होती है, तो अगेन योर मेडिसिन कैन बी मैककाब। पता चल रहा है? हर मेडिसिन हर डिसीज के अंदर यूज हो सकता है, इंडिकेशन मिलने चाहिए, ये होम्योपैथी है। और हम गुरुकुल की ओर से क्या कर रहे हैं कि आपको मेडिसिन के अंदर सिद्धांत डाल के परोस रहे हैं। राइट शोल्डर पेनफुल कांट राइज्ड, राइट शोल्डर पेनफुल कांट राइज्ड, मतलब क्या? कौन सा डिसीज है ये? फ्रोजन शोल्डर, स्पेशली राइट साइडेड। दूसरा कौन सा मेडिसिन आएगा? वेरी गुड, लाइकोपोडियम। और फेरमैट इज, यस, वेरी गुड। फिर कोस्टिकम, वेरी गुड, पल्सेटिला। तो उनके साथ साथ मैककाब भी सोचना है। और जिनको डायबिटीज होता है, जिनके यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन होता है, शुगर होता है, तो उनका यूरिन कैसा होता है? यस, और विस्की। सो इट इज अगेन मेडिसिन, गुड मेडिसिन फॉर एल्ब्यूमिनुरिया एंड डायबिटीज। पता चल रहा है किस तरह से हम रिपोर्ट्स को, पैथोलॉजी को इंटरप्रीट करके मेडिसिन के इंडिकेशन में लिए जा रहे हैं? ये सब हमने अभी तक नहीं बताया। अब जब आपका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है
तो अब इस तरह से भी सोचना है। What China is to actually for loss of fluids, मैककाब is for nerves. So चाइना जिस तरह से इफेक्ट करता है उसी तरह से मैककाब नर्व्स के ऊपर इफेक्ट करता है। टूथेक एट नाइट बिफोर मेंसेस एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी दिक्कत है, अगर उसको ल्यूकोरिया या वजाइनल डिस्चार्ज है जो विस्किड है, प्रेगनेंसी के दौरान तकलीफ है, वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट, और दूध पीते हैं तो उल्टी होता है, खट्टा उल्टी, तो वहां पे एंटीनेटल केयर के दौरान भी आपका मेडिसिन कौन सा होगा? मैककाब। इसी तरह से सोचना है और ये सोच डेवलप करनी है। ये होम्योपैथी है और ये हनीमैन का होम्योपैथी है। अब हमारे डॉक्टर्स का फेवरेट माइंड सेक्शन। डिसकंसोलेबल मतलब डॉक्टर साहब मैं डिसकंसोलेबल हूं, प्लीज गिव मी मैककाब, ऐसा क्या कहेंगे मरीज? तो क्या मतलब होगा इसका? देयर इज डिफरेंस बिटवीन आश्वासन सारू नहीं लगतु और आश्वासन थी फरक नहीं पड़तो। अब आप दोनों डिसाइड कर लीजिए कि क्या है इसका मतलब। डिसकंसोलेबल એટલે कंसोलेबल એટલે कंसोलेबल એટલે उसको आप आश्वासन देंगे, उसको सिंपैथी देंगे तो उसका दर्द कम होएगा, उसको अच्छा लगेगा। वो उसका दर्द इस लेवल पे है कि कंसोल करने के बाद वो स्टेबल होएगा। लेकिन डिसकंसोलेबल का मतलब क्या है कि आप कितना भी कर लो, कितना भी कंसोल कर लो, वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। उसका दर्द इतना ज्यादा है, सो इतनी ज्यादा ग्रीफ, इतना ज्यादा दर्द, इतना ज्यादा हर्ट जो भी है वो उस लेवल पे है कि कंसोलेशन से भी आप उसको स्टेबल नहीं कर पाएंगे, तो इसको डिसकंसोलेबल बोला जाता है। वो कब मिलेगा आपको? आप डिटेल्ड केस टेकिंग कर रहे हैं और उसके दौरान मरीज ने आपके सामने पूरा हृदय खोल दिया और अपने पूरे जो गांव है वो आपको दिखा रहा है, और तब आप महसूस करेंगे कि आप कितना भी कंसोल कर लो उसका दर्द कंसोल करने से अच्छा नहीं हो रहा है, कंसोल आप नहीं कर पा रहे हैं। उस टाइम पे ये इंडिकेशन लेना है कि इसका दर्द कैसा है। वो डिसाइड कौन करेगा कंसोलेबल है कि डिसकंसोलेबल है? फिजिशियन हिमसेल्फ। एंग्विश एज इफ समथिंग एक्सीडेंट हैज बीन हैपेंड, इसका मतलब एंग्विश मतलब अगेन दर्द, दुख, निराशा, कुछ एक्सीडेंट हो गया है उसकी वजह से उसको बहुत दर्द। ये एक्सीडेंट में किसी की डेथ भी हो सकती है। एक्सीडेंट का मतलब वो बाइक लेके गया और गिर गया, वो एक्सीडेंट नहीं है। इधर एक्सीडेंट को इंटरप्रेट करना है। एक्सीडेंट कैन बी ऑन द मेंटल लेवल, कैन बी ऑन द फिजिकल लेवल, कैन बी ऑन द इमोशनल लेवल, कहीं पे भी है, और उसका दुख उसको इतना बहुत है कि वो कंसोल करने के काबिल नहीं। पता चला है? उसका दुख डिसकंसोलेबल है। उसका ब्रेकअप हो जाना, इसका भी दुख हो सकता है। उसका डिवोर्स हो जाना, इसका भी दुख हो सकता है। उसके फैमिली में कोई डेथ हो गया, उसका भी दुख हो सकता है। उसको फाइनेंशियल शटडाउन करना पड़ा, उसका भी दुख हो सकता है। उसको बैंक ने डिफॉल्टर किया, उसका भी दुख हो सकता है। उसका बच्चे ने उसको कुछ बोल दिया, उसका भी दुख हो सकता है। उसकी वाइफ ने उसके कुछ कह दिया, उसका भी दुख हो सकता है। लेकिन वो दुख उसके कहने से नहीं है, दुख वो है जो वो महसूस कर रहा है, और वो इतना डीप महसूस कर रहा है कि वो कंसोलेबल नहीं है। पता चल रहा है माइंड किस तरह से परसीव किया जाता है? अभी तक हमने कभी इतना आपको माइंड के अंदर नहीं बताया है। चेंजेबल मूड तो चेंजेबल ही होगा, क्योंकि बहुत दर्द दबा के बैठा है, कितनी देर दबा पाएंगे, कितनी देर फेक स्माइल दे पाएंगे, कितनी देर अच्छा अच्छा बोल पाएंगे। जो अंदर का दर्द होता है, जो दुख होता है, वो पीड़ा तो देने वाला ही है ना। तो थोड़ी देर अच्छा होगा, लेकिन फिर वही पीड़ा, वही दुख शुरू होगा अंदर से, और वो शुरू होगा तो मूड चेंज हो जाएगा, वापिस सैड हो जाएगा। तो इसीलिए चेंजेबल मूड से। वीप्स इन द स्लीप, नींद के दौरान रो देना। क्यों? क्योंकि वैसे तो नहीं रो पा रहे हैं, तो नींद के दौरान रो देना। अगर आपको इंडिकेशन मिलता है, कोई मरीज आके कहता है साइटिका का प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइडेड साइटिका है, और नींद में रो देता है, चिली है, तो आपका मेडिसिन कौन सा होगा? मैककाब।
फॉरसेकन फीलिंग, इसका मतलब तो व्हाट इज डेल्यूजन अलोन? फ्रेंड्स ने छोड़ दिया तो इसका मतलब फॉरसेकन हुआ। क्या होता है फॉरसेकन का मतलब? डिल्यूजन में એને લાગે છે, उसको लग रहा है डिल्यूजन का मतलब। और फॉरसेकन का मतलब क्या करेंगा फॉरसेकन के अंदर, उसको होएगा क्या? he or she feels loneliness। वो अकेला पड़ नहीं गया है, वो अकेला महसूस कर रहा है। अगेन, पड़ जाना, महसूस करना और लगना, तीनों में डिफरेंस है। पता चल रहा है? वो महसूस कर रहा है। ये आपको इंडिकेशन कहां से मिल रहा है? महसूस होना मतलब इमोशनल प्लेन के ऊपर से आ रहा है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एकांत एंड अकेलापन। क्या फर्क है उन दोनों के बीच? पता चल रहा है मैं आपको माइंड लेने के लिए क्यों मना कर रहा हूं? इतना सब कुछ अलग अलग हो जाता है। एकांत का मतलब क्या है? कि वो अकेला रह रहा है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और अकेलापन का मतलब क्या? उसको जरूरत है पर मिल नहीं रहा है। डिफरेंस है ना? उसको जरूरत है किसी की, वो कंटिन्यूअस बेग कर रहा है कि मुझे कोई चाहिए, मुझे कोई चाहिए। वो कंटिन्यूअस अकेला महसूस कर रहा है। वो लोनलीनेस है, वो एकांत नहीं है। एकांत का मतलब व्यक्ति वहां पे भी स्टेबल है। और एकांत ज्यादातर कौन से लोग रहते हैं? साधु, स्पिरिचुअली वन स्टेप अहेड। क्यों? क्योंकि वो अपनी डिजायर्स को डिसॉल्व कर देते हैं। उनकी कुछ डिजायर भी नहीं होती है, क्योंकि मेरे साथ परमात्मा है। दैट्स इट। तो वो एकांत होता है। लेकिन किसी साधु को भी ऐसा लगे कि मेरे साथ मेरा गुरु भाई हो, मेरा गुरु हो, कुछ भी हो, तो वहां पे भी लोनलीनेस होता है। सबके अपने अपने इश्यूज होते हैं। सुख सबके लिए समान हो सकता है, दुख सबका अपना अपना होता है। वो साधु है, जिस साधु को अपने गुरु की या गुरु भाई की या शिष्य की, उसको ऐसा मैं अकेला हूं, मुझे कोई साथ में हो ना तो अच्छा लगे, तो वो अकेलापन ही है, वो फॉरसेकन फीलिंग ही है। कोई बच्चा है, मेरे मम्मी है ना जो चले गए हैं, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं, तो उस बच्चे का भी फॉरसेकन फीलिंग है। कोई यंग है जिसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है और वो अकेला महसूस कर रहा है, तो वहां पे वो यंग भी फॉरसेकन है। कोई मिडिल एज का है बंदा जिसकी हस्बैंड या वाइफ चला गया है या तो डेथ हो गई है और वो अकेला महसूस कर रहा है, तो वो भी फॉरसेकन है। और कोई वृद्ध हैं 70, 60, 75 साल के और जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है, बच्चे उनसे बात नहीं कर रहे हैं और उनको भी अकेला अकेला महसूस हो रहा है, तो वो भी फॉरसेकन है। So it is a फॉरसेकन फीलिंग। सबका अपना अपना अलग अलग एक इश्यूज है। किसी को बच्चों से है, किसी को लाइफ पार्टनर से, किसी को गर्लफ्रेंड से, लेकिन फीलिंग सबका फॉरसेकन ही है। इन सब में फॉरसेकन परसीव किया जा सकता है। डेल्यूजन का मतलब क्या है? मुझे लग रहा है कि मैं अकेला हूं। पता चल रहा है? होना, लगना और महसूस होना, इन तीनों में डिफरेंस है। और डेल्यूजन इसीलिए फीलिंग्स के एक स्टेप ऊपर है। अगर डेल्यूजन होगा तो वो डेल्यूजन आपको कंटिन्यू यही फीलिंग देगा, लेकिन फीलिंग होगा तो वो डेल्यूजन नहीं देगा। पता चल रहा है? अब पता चल रहा है कि हम माइंड लेने को क्यों मना कर रहे हैं। माइंड लेना मतलब ब्लेड की धार के ऊपर चलना। फिसले तो गए, रॉन्ग मेडिसिन, और वहां पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, कैपेबिलिटी बढ़ाइए, बढ़ाइए। एक बार हिपोक्रेट्स को पूछा उनके स्टूडेंट्स ने कि विच इज द बेस्ट पार्ट इन द स्टेथोस्कोप। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, पार्ट्स बिटवीन टू ईयर पिन, दो ईयर पिन के बीच का पार्ट यानी दिमाग। सो ये खोलिए,
तभी आप इसको सीख पाएंगे। ये क्या है, अब हम आपको जो बता रहे हैं ये सब फिलोसॉफी है, ये सब सत्य की खोज है, और इसको किसी भी प्रयोग से समझाया नहीं जा सकता। फिजिकल प्लेन के ऊपर इसको नहीं समझाया जा सकता। मैं आपको नहीं बता सकता कि देखो ये 2 ml पर सेकंड फीलिंग है, नहीं दिखाया जा सकता है, ठीक है। ड्रीम्स ऑफ एंजियस ऑफ डेड पर्सन, यानी सपने के अंदर भी डेड पर्सन आ रहे हैं। मोरोस क्या मतलब होता है? मोरोस, आपको तो माइंड बहुत पसंद है तो आपको तो मालूम होना चाहिए। आप तो ऐसा ही कहते हैं कि माइंड के बिना तो होम्योपैथी आधा अधूरा है। हम नहीं कह रहे हैं, हनीमैन भी नहीं कह रहे। हनीमैन ऐसा कहते हैं, पेशेंट एज अ होल लो, जो मिले वो लो, माइंड मिले तो माइंड भी लो। व्हाट इज मोरोस? मतलब, और व्हाट इज सल्की? उदास अगेन। और उदास क्यों रहेगा? क्योंकि फॉरसेकन है। और फॉरसेकन है, क्यों फॉरसेकन है? डिसकंसोलेबल एंग्विश के कारण। उसके लाइफ के दौरान ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिस घटना ने उसे गहरी चोट पहुंचाई है। उस चोट के कारण वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, और अकेला महसूस करता है इसीलिए उदास है। तो अगर ऐसा आपको पिक्चर मिलता है, इसको थीम बोलते हैं। थीमेटिक प्रिस्क्रिप्शन जो लोग करते हैं वो पूरा थीम ढूंढते हैं, और ऐसा थीम मिलता है तो वहां पे भी मैगकाब सोचा जा सकता है, वहां पे भी मैगकाब प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। डिसीज का नाम कुछ भी हो सकता है, चाहे एक्ने हो चाहे रिंगवर्म हो। एक रिंगवर्म के केस के अंदर हमने मैगकाब प्रिस्क्राइब किए थे, बहुत अच्छा। यहाँ पे रिंगवर्म था, पहले सल्फर वगैरह दे चुके थे हमारे जो सर हैं वो, और उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। सो उसमें मिल्क एवर्जन मिला, रिंगवर्म मिला, चिली मिला, और सबसे महत्वपूर्ण बात फॉरसेकन मिला। उनके बच्चे यहाँ से सूरत रहने को गए थे। बस इस इंडिकेशन के ऊपर हमने रिंगवर्म के अंदर मैगकाब प्रिस्क्राइब किए थे 30 में, और 30 का ही जरूरत पड़ा, वो रिंगवर्म क्लियर हो गया। सो पैथोलॉजी रिंगवर्म भी हो सकती है, सोरियासिस भी हो सकती है, एक्जिमा भी हो सकती है, इंटरटिगो भी हो सकता है, इवन रिनाल स्टोन भी हो सकता है, IBS भी हो सकता है, क्रॉन्स डिसीज भी हो सकता है, UTI भी हो सकता है, ल्यूकोरिया भी हो सकता है, यूटेराइन ब्लीडिंग भी, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, PCOD, थायराइड भी हो सकता है, कार्सिनोमा भी हो सकता है। डिसीज से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी थीम या इनमें से कुछ भी 3, 4, 5 इंडिकेशन मिले तो वहां पे मैगकाब सोचिए। एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक, ब्लोज, फ्राइट, मेंटल डिस्ट्रेस, फिट्स ऑफ एंगर, कटिंग विजडम टीथ। अगेन द प्रिसाइजनेस ऑफ होम्योपैथ कितना माइन्यूट लेवल के ऊपर जाके बात करता है। अभी विजडम टीथ आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है तो लोग उसको कटवा डालते हैं, सर्जरी होती है। सो विजडम टीथ के दौरान कोई भी दिक्कत हुई, चाहे टीथ रिमूवल के बाद कोई दिक्कत हुई, तो वहां पे भी मैगकाब सोचा जाना चाहिए। एक बहुत अच्छा मेडिसिन है न्यूराल्जिया आफ्टर टूथ रिमूवल। कौन सा मेडिसिन आता है? शायद हेकला लावा, नहीं मालूम है हमें, इतना ही मालूम है। लेकिन अगर किसी भी टीथ को निकालने के बाद, रिमूवल के करने के बाद कोई दिक्कत शुरू होती है तो भी मैगकाब सोचा जाना चाहिए। विजडम टीथ के दौरान कोई भी दिक्कत शुरू होती है तो भी मैगकाब सोचा जाना चाहिए। एक्सेस ऑफ केयर एंड वरीज, क्यों है केयर, क्यों है सबके लिए? फॉरसेकन है ना, मुझे कोई ना कोई चाहिए, तो जो हैं उनको मैं बहुत संभाल के रखूंगा, बहुत केयर करूंगा। अगर वो चले गए तो मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या कर पाऊंगा? तो एक्सेसिव बढ़ जाता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। एक लिमिट के अंदर केयर और वरी होना स्वाभाविक है, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस हो जाता है तो वो अस्वाभाविक है, और वो मैगकाब के अंदर ऐसा मिले तो वहां पे भी मैगकाब सोचिए। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी दिक्कत हो, इवन कॉन्स्टिपेशन या डिस्चार्ज, नोजिया, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स, कुछ भी हो तो वहां पे भी मैगकाब सोचा जा सकता है। मोडालिटी चिली है तो कोल्ड वेटर से एग्रावेशन ही होएगा,
चेंज ऑफ वेदर, अब आपको कोई मरीज मिलता है, चेंज ऑफ वेदर एग्रावेशन है, मिल्क एवर्जन है और है फीवर है, तो फॉस्फोरस के साथ साथ मैगकाप भी सोचिए। नाइट, warmth of bed every day or 3 weeks during pregnancy and during menses aggravation, rest and during rest, amelioration from walking, motion, open air and warm air। अब आपके पास जॉइंट पेन लेके कोई मरीज आया है और बोलता है कि वॉकिंग से अच्छा लगता है और रेस्ट से दिक्कत बढ़ जाता है, तो रस्टॉक्स के साथ साथ मैगकाप भी सोचना है। डिफरेंशिएशन कैसे होगा? रस्टॉक डिजायर फॉर कोल्ड मिल्क, मैगकाप एवर्जन और एग्रावेशन टू द मिल्क। इस तरह से मेडिसिन को डिफरेंशिएट करते जाना है, यही होम्योपैथी है। और तभी जाके हमारा जो मिशन है घर घर होम्योपैथी हर घर होम्योपैथी, वो संभव हो पाएगा। निबलिंग, थर्स्ट, वायोलेंट, क्रेविंग। निबलिंग का मतलब आपने लिखा है कुतर कुतर कर खाना। चूहा होता है ना, वो किस तरह से खाता है, उसी तरह से। वायलेंट थर्स्ट, थर्स्टी है। क्रेविंग फॉर मीट, फ्रूट, एसिड एंड वेजिटेबल। एवर्जन टू ग्रीन फूड, कैबेज। अब कैबेज एवर्जन में दूसरे कौन कौन से मेडिसिन मिलेंगे? पेट्रोलियम, लाइकोपोडियम, कालीकाब। सो इन सब के साथ साथ अब मैगकाप भी सोचना है। डिसएग्री टू पोटैटोस, दूसरा मेडिसिन। मिल्क, स्टार्ची फूड, इन सब से डिसएग्री है, उसका दिक्कत बढ़ जाता है क्योंकि डाइजेशन वीक है। कुछ एंजाइमेटिक प्रॉब्लम्स भी सोचा जा सकता है कि डाइजेशन नहीं हो पाता है। बस तो इसी तरह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा हर रोज होम्योपैथी सीखते जाएंगे। जुड़े रहिए गुरुकुल के साथ।